जय जुएन यू 50वीं मंजिल पर पहुंची जहां ऑक्टोपस के आकार का बॉस दिखाई दिया। वह हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन ठीक उसी समय जय जुएन यू ने छलांग लगाई और जलते हुए तीर की तकनीक का इस्तेमाल किया। राक्षस की ओर एक शक्तिशाली तीर चलाया जो सीधे उसके माथे पर लगा। एक सिस्टम विंडो दिखाई दी जिसने उसे 3 मिनट और 7 सेकंड में फ्लोर पूरा करने और फ्लोर का रिकॉर्ड सफलतापूर्वक तोड़ने के लिए बधाई दी। जय जुएन यू कुछ थकी हुई थी। उसने सिस्टम विंडो को देखते हुए अपने हाथ से अपनी ठुड्डी पोंछना शुरू कर दिया। थकान से भरी नजर से उसे राहत महसूस हुई क्योंकि उसने आखिरकार रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया था। जियांग ने इस फ्लोर को पूरा करने में उससे 1 मिनट ज्यादा समय लिया था, इसलिए उसे पक्का यकीन था कि वह चाहे जो भी करे वह उससे आगे नहीं निकल पाएगा। उसी समय जियांग भी फिर से 50वीं मंजिल पर पहुंच गई और ऑक्टोपस के आकार का बॉस फिर से दिखाई दिया। लिटिल नाइन राक्षस के पास उड़ने लगी, अपनी उंगली से उसके तंबू को छूने लगी और खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। उसके लिए यह बहुत मजेदार था क्योंकि इस छोटे जीव के कई पैर थे। जियांग कुछ उलझन में था और गुस्सा हो गया। उसने उसे खेलना बंद करने और जल्दी से खाना खत्म करने के लिए कहा ताकि वह उसे एक छोटा भाई दे सके। यह सुनकर लिटिल नाइन की आंखों में आंसू भर आए। वह दूसरी बेटी नहीं बनना चाहती थी। उसने जियांग से पूछा कि क्या सिर्फ उसे पाना उसके लिए काफी नहीं था। जियांग गुस्सा हो गया। उसने पूछा कि उसने यह सब कहाँ से सीखा है। उसने उसे यह समझाकर शांत किया कि अगर दूसरा बच्चा भी पैदा हुआ तो भी वह सबसे बड़ी होगी। अगर वह अपने भाई के साथ नहीं मिलती तो वह उसे अच्छी तरह पीट सकती है। उसे इस बारे में सोचने के लिए कहा क्योंकि वह पहले पैदा हुई थी और मजबूत थी, साथ ही उसे हजारों कीड़ों की मदद भी मिली थी। लिटिल नाइन शांत हो गई और उसकी आंखें खुशी से भर गईं। उसने अपनी उंगली से अपने गाल को छूना शुरू कर दिया और यह सोचकर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पाई कि दूसरा बच्चा पैदा होगा ताकि वह उसे धमका सके और चुटकी काट सके। वह उत्साहित हो गई और 1 सेकंड बर्बाद किए बिना बॉस को एक जोरदार काट लिया, उसके शरीर के अधिकांश हिस्से को खा लिया। और जब जहरीली धुंध धीरे धीरे बॉस के शरीर को खा रही थी, एक सिस्टम विंडो दिखाई दी जिसने बताया कि वह 35वें स्तर से 37वें स्तर पर पहुंच गई है। उसी समय सेलेस्टियल टॉवर के मुख्य हॉल में एक स्क्रीन थी जो यह दिखाने लगी कि जियाई जुआन्यू ने 3 मिनट और 7 सेकंड के रिकॉर्ड समय में 50वीं मंजिल पूरी कर ली है। कमरे में हे वेयुनफेई नाम का एक गोरा आदमी था जो जियाई जुआन्यू का पालतू कुत्ता था। उसने एक हाथ अपनी छाती पर रखा, दूसरा हाथ ऊपर की ओर बढ़ाया, अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पाया क्योंकि उसे लगा कि जियांग चेन हार गया है। उन्होंने बताया कि अब पहला स्थान शहर की देवी का है और जियांग के युद्ध क्षेत्र से मक्खियों को अपने बदबूदार शहर में वापस जाने के लिए कहा। उनके पीछे मुहेनकुई और लियो सैंडो थे। दोनों ने अपनी बाहें पार कर लीं और गुस्सा होने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने इस कमीने को चुप रहने के लिए कहा क्योंकि जियांग चेन केवल अपनी शर्तों पर मिशन पूरा कर रहा था, जिससे पता चला कि वह इसे प्रतियोगिता के रूप में नहीं देखता था। वह बिना किसी प्रयास के बस खेल रहा था। लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। सेलेस्टियल टॉवर का रिकॉर्ड अपडेट किया गया और पता चला कि जियांग ने 2 मिनट और 58 सेकंड के समय में 50वीं मंजिल पूरी कर ली थी, जिससे बेचारा हे वेयुनफेई सदमे में आ गया। उसे नहीं पता था कि यह कैसे संभव था, जबकि दूसरी ओर लियो सैंडो और म्यू हेनकुई ने उत्साह में अपनी मुट्ठी उठाई और खुशी महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए, यह समझाते हुए कि यह परिणाम जियांग की सीमा भी नहीं थी और जियाई जुआन्यू को कुचलना उसके लिए आसान काम था।
रिकॉर्ड देखने पर जियाई जुआनियो की निगाहें डर और निराशा से भर गईं। वह जमीन पर गिर पड़ी। वह स्तब्ध थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि जियांग ने उसे एक बार फिर कैसे पीछे छोड़ दिया। निराशा ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। उसने एक लाल गोली निकाली, उसे अपने मुंह के करीब लाने लगी और थकी हुई लेकिन दृढ़ निगाह से उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। लेकिन गोली खाने से ठीक पहले रिकॉर्ड कई बार अपडेट हुआ, जिसमें पता चला कि जियांग ने 2 मिनट और 47 सेकंड में 50वीं मंजिल पूरी कर ली थी। यह देखकर जियाई जुआनियो की आंखें आतंक से भर गईं। वह हैरान थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह कैसे संभव था। निराशा बढ़ती गई। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी, अपना मुंह खोला और एक छोटी बच्ची की तरह रोने लगी। उसके चारों ओर भीड़ जमा हो गई। हर कोई देवी के व्यवहार से कुछ हद तक भ्रमित था। लेकिन तभी उसके पिता, एक सुनहरी ऊर्जा से घिरे हुए, अपनी बेटी के पास आकाश से उतरे, जिससे सभी स्तब्ध और अवाक रह गए। पिता क्रोधित हो गए। क्रोध से भरी निगाहों से उन्होंने पूछना शुरू किया कि उनकी छोटी राजकुमारी को किसने रुलाया है। भीड़ में से किसी ने उल्लेख किया कि जिम्मेदार व्यक्ति जियांग चेंग था, जबकि जियाई जुआनियो जमीन पर रो रही थी। उसके पिता खड़े हो गए, अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और प्रतिशोधी भाव से अपनी बेटी से कहा कि चिंता न करें, क्योंकि एक बार जियांग चेन बाहर आ गया तो वह उसे एक अच्छा सबक सिखाएगा। पिता की निगाहें स्क्रीन पर टिकी थीं और उनकी अभिव्यक्ति जिज्ञासा से भरी हुई थी। उन्हें नहीं पता था कि दूसरे जॉब ट्रांसफर मिशन को पूरा करने के लिए रैंक में चढ़ते रहना जरूरी था। पहले तो उसने सोचा कि जियांग ने आकाशीय टॉवर के गुप्त मिशन की खोज कर ली है और वह जियाई के खजाने के लिए आया है। लेकिन फिर उसने इस विचार को खारिज कर दिया, क्योंकि सम्राट जियाई के दिव्य खजाने में 12 नक्शे के टुकड़े थे, जिनमें से प्रत्येक कई टुकड़ों में विभाजित था, जिससे उन्हें प्राप्त करना असंभव कार्य था। जियाई परिवार कई सालों से कोशिश कर रहा था और उसके पास खजाने के नक्शे के केवल 4 टुकड़े थे, इसलिए जियांग के लिए इतने कम समय में उन सभी को प्राप्त करना असंभव था। उसी समय आकाशीय टॉवर के अंदर जियांग 12 खजाने के नक्शे के टुकड़ों को इकट्ठा करने में कामयाब रहा, उन्हें बाहर निकाला और सिस्टम ने सभी टुकड़ों को संश्लेषित करना शुरू कर दिया। जब सिस्टम सभी टुकड़ों को संश्लेषित कर रहा था, जियांग ने अपना हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे रखा और उसका निरीक्षण करना शुरू कर दिया। इस खजाने के नक्शे को पूरा करने के लिए जुनूनी बाध्यकारी विकार वाले लोगों के पास कई बार आकाशीय टॉवर को दोहराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि यह पता चला कि उन सभी को इकट्ठा करने के लिए छिपे हुए मिशनों को पूरा करने की आवश्यकता थी। किस स्तर पर किसने वर्ग बदला, इसके आधार पर पूरा होने की समय सीमा तय की गई थी। सिस्टम ने आखिरकार खजाने के नक्शे को संश्लेषित किया, जिससे यह चमकने लगा। जियांग ने इसे जांचना शुरू किया क्योंकि उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। कई सिस्टम विंडो दिखाई दी। यह खजाने का नक्शा पौराणिक श्रेणी का था। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल से एक शक्तिशाली समूह, जियाई जनजाति, बाद में मानवता बनाने के लिए अलग हो गई थी और खुद को जियाई जनजाति कहा था। अपने चरम पर वे 10,000 जातियों में 53वें स्थान पर थे। यह नक्शा अस्तित्व में 12 में से एक था और इसमें जियाई सम्राट का दिव्य हथियार था। नक्शे को सक्रिय करने पर जियांग गुप्त स्थान प्राप्त करेगा, जिसमें लोगों, स्तर या समय की कोई सीमा नहीं होगी। हालांकि यह सब नहीं था, यह जगह बेहद खतरनाक थी। जियांग ने मानचित्र को सक्रिय किया और सम्राट की सुनहरी तलवार प्राप्त की। उसने इसके ब्लेड को देखना शुरू कर दिया क्योंकि इस प्रकार का दिव्य हथियार वास्तव में सुविधाजनक था। हालांकि इस मानचित्र ने बार बार खतरे पर जोर दिया, इसलिए अभी के लिए लापरवाही से उद्यम न करना बेहतर था।
अब जब उसने अपने दूसरे परिवर्तन के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त कर ली थी, तो उसने पहले इसे पूरा करने का फैसला किया। ऐसा करने पर सिस्टम ने पाया कि सभी शर्तें पूरी हो गई थीं और उसका वर्ग परिवर्तन शुरू हो गया। जियांग को उसके अवचेतन में टेलीपोर्ट किया गया, जहां पैतृक पेड़ था। जब जियांग पेड़ पर विचार करने में लीन था, तो सिस्टम ने उसे सूचित किया कि वर्ग परिवर्तन सफल रहा था। जियांग की वर्तमान स्थिति दूसरे परिवर्तन की थी, 100 निःशुल्क विशेषता अंक प्राप्त करना, और इसके अतिरिक्त सभी चीजों का पैतृक पेड़ भी बेहतर हो गया था, जिससे प्राप्त होने वाले फल का प्रकार बढ़ गया था, जिसे अब भाग्य का फल कहा जाता है। जियांग ने पेड़ का निरीक्षण करना शुरू किया और यह देखकर कि सिस्टम ने इसे अपग्रेड कर दिया है और यह अब उसे भाग्य का फल दे सकता है, उसके दिमाग में कई सवाल उठने लगे। लेकिन अभी के लिए उसने पहले दूसरी कीट मां को बुलाने का फैसला किया। उसके सामने एक दरार दिखाई दी और सिस्टम ने उसे सूचित किया कि चूंकि उसने अपना दूसरा परिवर्तन पूरा कर लिया है, इसलिए वह एक यादृच्छिक कीट मां प्राप्त कर सकता है। दरार से एक शक्तिशाली लाल आपदा स्तर का भृंग उभरा, जबकि उसका शरीर एक शक्तिशाली लाल ऊर्जा से घिरा हुआ था। यह उड़ने लगा। यह प्राणी नरक में मौजूद था और देवताओं और राक्षसों की आत्माओं के भीतर रहता था, उनकी नाराजगी, अदम्यता और अटूट स्मृति की ऊर्जा को अवशोषित करता था, खुद को पोषित करता था। यह अनंत नरक के विनाश के साथ अनगिनत युगों से गायब था। जियांग ने अपना हाथ भृंग की ओर बढ़ाया और वह उसके हाथ की ओर उड़ने लगा। हमारा लड़का हैरान था। भृंग की दो विशेषताएं थीं। मां के हर 10 स्तरों पर वह 49 से 108 तक की संतान पैदा कर सकती थी, और हर बार जब मां विकसित होती तो मेजबान एक ऐसी क्षमता निकाल सकता था जो हर 30 स्तरों पर विकसित होती। छोटा लेकिन शक्तिशाली लाल भृंग जियांग की उंगली पर बैठ गया। उसने अपनी उंगली को अपने चेहरे के करीब लाया और एक जिज्ञासु नजर से उसे बारीकी से जांचना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि यह छोटे नौ के स्तर पर लग रहा था, लेकिन आकार के मामले में बहुत छोटा था। इसका स्वरूप अधिक अमूर्त था और यह छोटे नौ की तरह कीटों के करीब नहीं लग रहा था। जियांग ने अपने हाथ को पैतृक वृक्ष की ओर बढ़ाया और दिव्य विकास का उपयोग किया, जिससे भृंग का शरीर चमकने लगा। कुछ ही समय बाद भृंग बदल गया। उसने अब एक शक्तिशाली कवच पहना हुआ था, उसके सिर पर एक सींग और मजबूत पंख थे। लाल भृंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी बाहों को पार किया और जियांग को पिता कहकर संबोधित किया। जियांग, जो सामने था, कुछ हद तक हैरान था और उसने सोचा कि वह छोटे नौ की तुलना में बहुत शांत और अधिक परिपक्व था। उसने उसे जियोगिया नाम देने का फैसला किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार मां कीट का विकास नर के रूप में होगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह समझ में आता है क्योंकि अलैंगिक प्रजनन में स्वयं कोई लिंग नहीं होता है और विकसित रूप यादृच्छिक होता है। जियोगिया ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी नजर जियांग पर टिकी हुई थी। उसकी स्थिति की खिड़की दिखाई दी। वह एक प्लेग प्रकार का कीट था जिसके कोई संतान नहीं थी, एक आत्मीय, 100 की क्षमता और ढेर सारी क्षमताएं। उनमें से एक इन्फर्नल फर्नेस थी, जो जियोगिया को महत्वपूर्ण सार, स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा और सूर्य, चंद्रमा और सितारों की शक्ति को संघनित और परिष्कृत करने की अनुमति देती थी, जो जीवन के स्रोत में बदल जाती थी। यह देखकर जियांग के चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि जियोगिया के पास काफी क्षमताएं थीं। इन्फर्नल फर्नेस कौशल भयानक था। अगर जियांग इसे प्राप्त कर सकता है तो भविष्य में इसे खाने से वह अजेय हो जाएगा। शांत भाव से जियोगिया ने अपने पिता को समझाया कि उसे केवल पहले जीवन की छलांग को पूरा करने में मदद करने की जरूरत है और पहले कौशल निष्कर्षण को सक्रिय करने के लिए 30 के स्तर तक पहुंचना जरूरी नहीं है।
उन्होंने कहा कि पहले जीवन की छलांग के लिए दिव्य और राक्षसी आवश्यक रक्त की 10 बूंदों की बलि देनी होगी। जियांग यह देखकर कुछ हद तक हैरान था कि जियोगिया अभी अभी पैदा हुआ था और पहले से ही उसकी इतनी बड़ी भूख थी, देवताओं और राक्षसों को खाने की इच्छा। हमारे लड़के ने उसे पहले घोंसले में अपनी बहन से मिलने जाने को कहा, और जहां तक दैवीय और राक्षसी आवश्यक रक्त की बात है, वह बाहर आने के बाद गुरु से पूछेगा। जियोगिया ने अपनी आंखें बंद कीं, उसके सामने अपना सिर झुकाया और हाँ में जवाब दिया। उसी समय जियाक्सुआन यू के पिता के बारे में खबर हर जगह फैल गई। जनरल डुआन, जो उस समय ऑनलाइन ब्राउज कर रहा था, ने खबर देखी और घबरा गया और पसीना आने लगा क्योंकि उसने गु कैशन को बताया कि उसने अभी अभी एक प्रसारण देखा था जिसमें जियाक्सुआन यू रो रही थी। गु कैशन, जो पीछे बैठा था और एक कप चाय का आनंद ले रहा था, शांत रहा और पूछा कि क्या दूसरे परिवर्तन मिशन पर इतना उपद्रव करना आवश्यक था। डुआन ने जवाब दिया कि हालांकि राजा उदासीन था और उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी, जब बात उसकी बेटी की आई तो वह पागल हो सकता था। उसने एक पोर्टल को बुलाया और दौड़ना शुरू कर दिया। यह देखकर गु कैशन ने अपनी चाय का कप फेंक दिया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया, यह महसूस करते हुए कि यह अच्छा नहीं था। जियांग वापस आकाशीय मीनार के मुख्य हॉल में आया और उसे देखकर सभी लोग प्रभावित और उत्साहित हो गए क्योंकि एक अच्छा शो होने वाला था। राजा ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाना शुरू कर दिया, उसे गुस्से से घूरते हुए, और उसे एक अच्छी सजा देने का फैसला किया। जियाक्सुआन यू, जो उसके बगल में बैठी थी, घबरा गई और अपने पिता से रुकने की विनती की, लेकिन उसने मना कर दिया, यह कहते हुए कि वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। जियांग ने चलना शुरू किया और उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि ये लोग उसे गौर से देख रहे थे। लेकिन इससे पहले कि जियांग एक और कदम उठा पाता, सेनापति प्रकट हुए और उसे बाहों से पकड़ लिया। यह देखकर जियांग का मन भ्रम से भर गया। उसे नहीं पता था कि कमांडर डुआन और मास्टर क्या कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे भागने की सलाह दी क्योंकि वे रास्ते में उसे समझा देंगे। लेकिन तभी पिता आगे बढ़े, जियांग की ओर अपना हाथ बढ़ाया और एक शक्तिशाली सुनहरी ऊर्जा का आह्वान किया। उन्होंने डुआन शिन्हाई को रुकने का आदेश दिया, यह उल्लेख करते हुए कि जियांग ने उनकी बेटी को रुला दिया है। सजा के तौर पर उसने उन्हें जियांगन से क्षेत्र सौंपने का आदेश दिया। उसने फैसला किया कि सेलेस्टियल ड्रैगन कैनियन में 3 महान कालकोठरी माडू को सौंपी जाएंगी। जियांग और अन्य लोग हमले को देखते ही हाई अलर्ट पर चले गए। उस पल एक अच्छा ब्लॉक दिखाई दिया, जिसने इसे अवरुद्ध कर दिया। डुआन ने उल्लेख किया कि वह कुछ भी छोड़ने वाला नहीं था क्योंकि जियांगन ने ऊपर उठकर काम किया था, और इस साल सेलेस्टियल जीनियस की समग्र रैंकिंग में माडू के लोगों को जियांगन को क्षेत्र सौंपना होगा। पिता जमीन पर गिर गया और क्रोधित होने से खुद को रोक नहीं सका। यह देखकर कि वे भाग गए थे, उसकी निगाहें क्रोध से भर गईं। लेकिन उसने उनसे निपटने के लिए जियांगन जाने की कसम खाई, और भले ही वे घुटने टेककर माफी मांगे, यह पर्याप्त नहीं होगा। उसने सोचा कि सबसे अच्छी बात यह होगी कि जियांग को अपनी बेटी से शादी करवा दी जाए ताकि वे उसे दिनरात अपमानित कर सकें। यह सुनकर पीछे खड़ी बेटी खुद को शर्माने से नहीं रोक पाई और उलझन भरे भाव से अपने पिता से पूछा कि वह ऐसी बकवास क्यों कर रहे हैं। उनके चारों ओर भीड़ जमा हो गई और पिता ने सोचा कि जब तक उनकी बेटी खुश है, वह जो चाहे कर सकती है। बेटी जमीन पर गिर पड़ी, घबरा गई और ध्यान से सोचने के बाद उसने फैसला किया कि घर लौट जाना और जियांग चेन का नाम यहाँ छोड़ देना बेहतर है, ताकि वह लगातार खुद को प्रतिभाओं की प्रतियोगिता की तैयारी में प्रेरित कर सके। जियांग, गु कैशन और डुआन बच गए, लेकिन उस समय कुछ ऐसा हुआ जिससे वे कुछ उलझन में पड़ गए। यह पिता और बेटी थे
जो अभी भी कुछ गुस्से में थे। पिता ने पूछा कि वे उसके घर पर क्या कर रहे थे। गुकैशेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मुट्ठी को अपने मुंह पर लाया, हल्के से खांसने लगा और फिर बताया कि उन्हें उससे कुछ मांगना है। जियांग कुछ हद तक निराश था क्योंकि जाओजिया के लिए उसे अनुग्रह मांगने के लिए खुद को नीचे करना पड़ा, यह देखते हुए कि स्वर्गीय तलवार राजा कुछ मांगना चाहता था। शांत भाव से पिता ने अनुमति दे दी। वह किसी भी तरह से मदद करने को तैयार था। वह डुआन के साथ मजाक कर सकता था, लेकिन फिर भी उसे स्वर्गीय तलवार राजा के प्रति सम्मान दिखाना था। गुकैशेन ने अपनी आंखें बंद कीं और बताया कि जियांग उसका शिष्य था, जिसे अपने पेशे को बदलने के मिशन के लिए सामग्री की आवश्यकता थी। दिव्य और राक्षसी आवश्यक रक्त की 10 बूंदें, जो केवल जिया परिवार के पास थी। डुआन ने एक उंगली उठाना शुरू किया और एक मजबूर मुस्कान के साथ समझाया कि संघर्ष का इससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि जियांग चेन को केवल अपने पेशे को बदलने के लिए इसकी आवश्यकता थी। और अगर कोई अन्य विकल्प नहीं था, तो मुआवजे के रूप में वे राजा के साथ सेलेस्टियल ड्रैगन तोप का आदान प्रदान करने के लिए तैयार थे। उसने अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि सेलेस्टियल ड्रैगन तोप क्या है, यह समझाते हुए कि इसे दिव्य और राक्षसी आवश्यक रक्त की एक बूंद के लिए नहीं बदला जा सकता है। वह स्वीकार करने के लिए तैयार था, लेकिन एक शर्त के तहत, जियांग को उसकी बेटी से शादी करनी होगी। यह सुनकर बेटी कुछ हैरान हुई और खुद को शर्माने से नहीं रोक सकी। एक आत्मविश्वास भरे भाव के साथ उसके पिता ने उसे ध्यान से सोचने के लिए कहा, क्योंकि जियांग को अपने पक्ष में रखने से वह अधिक प्रेरित होगी और उसे हर दिन देखने से उसे खुद को बेहतर बनाने, मजबूत बनने और शहर की रक्षा करने के लिए असीम ऊर्जा मिलेगी। वह टमाटर की तरह लाल हो गई और शर्मिंदगी से भरे भाव के साथ उसने पूछा कि वह क्या कह रहा था और यह भी उल्लेख किया कि उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। डुआन ने एक पैर मेज पर रखा, अपनी उंगली से उन पर इशारा करना शुरू कर दिया और क्रोधित हो गया। उसने मुहेनियन और तांग वांगचुआन को ये शर्तें बताने का फैसला किया ताकि वे उसके खिलाफ सेना में शामिल हो जाएं। जियांग, जो नीचे बैठा था, उसे पसीना आने लगा। उसे नहीं पता था कि क्या था यह वीडियो का अंत है